जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस के लिए जो ज्ञान धारा पब्लिकेशन का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा सेकंड एडिशन का जो क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया गया है, उस क्वेश्चन बैंक से जो है आज प्रश्न संख्या 50 से लेकर के पूरे 100 तक के प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसे पिछले क्लास में जो है 1 से लेकर के 49 तक के प्रश्नों को जो है कंप्लीट करवा दिया गया था। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अभी जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का है प्रश्न संख्या 50 की वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, यानी कि वह स्थान कौन सा है जहां शुक्राणु का जो है वो अंड से सामना करना होता है। तो वह स्थान हो जाएगा डिंब वाहिनी। कहाँ पर हो जाएगा? तो डिंब वाहिनी हो जाएगा। याद रखिएगा कि शुक्राणु का अंड से सामना डिंब वाहिनी में होता है, यानी कि फलोपियन ट्यूब में। आगे है कि गर्भाशय यानी कि ग्रीवा गर्भाशय का निचला हिस्सा है जिसका कार्य गर्भाशय को योनि से जोड़ने का है। गर्भाशय यानी कि यूट्रस यानी 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इसके दीवार की मोटाई जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन की बात करें तो 35 ग्राम तथा इसकी आकृति की बात करें तो नाशपाती की जैसी होती है। इसका मुख्य कार्य की बात करें तो निषेचन के बाद बने भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषण तथा आश्चर्य प्रदान करना होता है, याद रखिएगा। अगला है योनि यानी कि वजाइना। वजाइना के द्वारा शुक्राणु डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी तक पहुंचती है। यह एक नली के समान रचना है। इसके दीवार पर बल्बोरिथ्रल ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो बल्बोरिथ्रल ग्रंथियां। अगला है प्रश्न संख्या 51 की मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा? तो मस्तिष्क हो जाएगा। यानी कि मस्तिष्क जो है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, क्योंकि मस्तिष्क ही शरीर के सभी कार्यों के नियंत्रण और सामंजस्य का आधार है। आगे है कि मानव मस्तिष्क का वजन की बात करें तो 1400 ग्राम होता है। कितना होता है मानव मस्तिष्क का वजन? तो 1400 ग्राम का होता है। आगे दिया हुआ है कि बाहरी आघातों से बचने हेतु मानव मस्तिष्क अस्थियों की खोल क्रेनियम के में जो है बंद रहता है। कहाँ पर बंद रहता है? तो क्रेनियम में, याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग की बात करें तो वह हो जाएगा कौन सा? तो सेरिब्रम हो जाएगा, जो कि स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक शक्तियाँ, ज्ञानवाणी, चिंतन व बुद्धिमत्ता का केंद्र है। कौन है? तो सेरिब्रम। थैलमस दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करती है। थैलमस का अगर कार्य पूछ ले तो हो जाएगा दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य हो जाएगा थैलमस का। अगला है कि हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस का काम हो जाएगा भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण आदि के केंद्र होता है। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी, हंसी, ये सभी जो है यह हाइपोथैलमस के नियंत्रण में होता है। अगला है प्रश्न संख्या 52 कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। प्रश्न संख्या 52 है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल जो है वो किसका गुण है। तो वो हो जाएगा मोलस्का का। किसका गुण हो जाएगा? तो मोलस्का का गुण हो जाएगा। आगे दिया हुआ कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल मोलस्का का गुण है। मोलस्का समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं मोलस्का? तो समुद्री, ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। आगे है कि प्रोटोकॉर्डेटा का कंकाल कठोर नहीं बल्कि एक नम यानी कि कार्टिजिनस कंकाल का बना होता है। आगे है आर्थ्रोपोडा का कंकाल कठोर होता है। आर्थ्रोपोडा का कंकाल कैसा होता है? तो कठोर होता है, परंतु यह जो है काइटिन का बना होता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे है दिया हुआ कि इकाइनोडर्मेडा का भी कंकाल कठोर होता है। इकाइनोडर्मेडा का कंकाल कैसा होता है? तो उसका भी कंकाल जो है वो कठोर होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लिम्फ के संदर्भ में गलत है? तो वो हो जाएगा, एक में दिया है कि लसिका परिवहन का कार्य करती है, बी में है लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, सी में है कि लसिका आंत से
पचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितना भी कथन दिया हुआ है वो सभी जो है कथन आपका सही दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है लसिका के तंत्र के 5 मुख्य कार्य। जैसे पहला कार्य हो जाएगा कि लसिका तंत्र शरीर के ऊतक से रिसने वाली लसिका को बाहर निकलता है। लसिका तंत्र जो है शरीर के ऊतक से रिसने वाली लसिका को बाहर निकलता है और उसे रक्त प्रणाली में भेज देता है। कहाँ पर भेजता है? तो रक्त प्रणाली में। दूसरा हो जाएगा कि यह तंत्र आंतों से वसा में घुलनशील विटामिन और प्रोटीन को अवशोषित कर उन्हें वापस रक्त प्रवाह में जो है वह पहुंचाता है। 3 में हो जाएगा कि लसिका तंत्र प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लसिका तंत्र जो है वो किसका हिस्सा है अगर पूछे तो हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली का, जो रोगाणुओं और अन्य पदार्थों से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन और उत्सर्जन करता है। 4 में हो जाएगा कि लसिका तंत्र लसिका को छानकर अवशिष्ट उत्पाद को और अवस्थ कोशिकाओं को हटाना और उन्हें शरीर से बाहर निकालना है। अगला है प्रश्न संख्या 54 कि एक अपसारी दर्पण है। एक अपसारी दर्पण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा एक उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? तो एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि एक अपसारी दर्पण एक उत्तल दर्पण है। एक अपसारी दर्पण एक क्या है? तो उत्तल दर्पण है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जो है उत्तल दर्पण पर पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है? तो उत्तल दर्पण पर पड़ती है, तो ये परावर्तन के बाद अपसारी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो अपसारी, अर्थात ये किरण जो है दर्पण की परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो है वह विचलित हो जाता है। आगे दिया हुआ है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी दर्पण, क्योंकि यह जो है अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। क्या करता है? तो अनंत से आने वाली किरणों को जो है वो सिकोड़ता है, यानी कि एक जगह करता है। आगे है कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो उभरा रहता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो कैसा रहता है? तो उभरा रहता है, उसे क्या कहेंगे? तो उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उत्तल दर्पण कहेंगे। याद रखिएगा कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो उभरा रहता है उसे क्या कहेंगे? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, तो वह जगह इस दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव दर्पण के पीछे, कहाँ पर? तो दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। आगे है कि यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए, यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब का आकार जो है वो छोटा होता है। कैसा होता है? तो छोटा हो जाता है और उसकी जो है स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर खिंच सकती है। कहाँ पर खिंच सकती है? तो फोकस की ओर, याद रखिएगा। आगे है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ट्रक या मोटर कारों में चालक के बगल में, कहाँ पर? तो चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण का होता है। दूसरा हो जाएगा सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़क के लगे परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। ट्रक या मोटर कारों के चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य दर्पण हो जाएगा, वो भी हो जाएगा उत्तल दर्पण का हो जाएगा। अगला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो जाएगा कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो है कैसा रहता है? तो धंसा रहता है। याद रखिएगा कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो धंसा रहता है, यानी कि अंदर की ओर रहता है, उसे क्या कहेंगे? तो अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की उपयोग की बारे बात करें तो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। किसका निर्माण में? तो दाढ़ी बनाने में। दूसरा हो जाएगा आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है कौन? तो अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथा हो जाएगा कि सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है समतल दर्पण। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है, याद रखिएगा।
आगे है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर जो है दर्पण के सामने रखा हो। अगला है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यानी कि समतल दर्पण में अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु को अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए जो है दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो वस्तु की ऊंचाई की 1/2 यानी कि इसके ऊंचाई की आधा होना चाहिए। अगला है दिया हुआ कि समतल दर्पण में कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष यानी कि भी चाल से गतिमान हो तो वस्तु और प्रतिबिंब की सापेक्ष गति कितना हो जाएगा, तो 2v हो जाएगा। अगला है समतल दर्पण का उपयोग। एक में है कि दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में किया जाता है। दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग जो है वो आईने के रूप में किया जाता है। दूसरा हो जाएगा बहुदर्शी और परिदर्शी में पानी की सतह से बाहर देखने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 55 की चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। वो किसका दर्शाया गया है, नीचे दिया गया है कि एक विद्यार्थी ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। यानी कि सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका चित्र दे दिया गया है, आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो है कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एमीटर, क्या हो जाएगा, तो एमीटर यानी कि ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए, तो एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जो है समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा क्या हो, तो आई यानी कि एम्पियर हो, तो ओम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, तो भी समानुपाती आई या भी बराबर आर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो भी समानुपाती आई या भी बराबर आर आई इसका फॉर्मूला होता है। आगे है कि जहाँ आर क्या है, तो आर हो जाएगा प्रतिरोध यानी कि रजिस्टेंस है। विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। किससे मापा जाता है विद्युत धारा को, तो अमीटर नामक यंत्र से। इससे जो है परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में। आगे दिया हुआ है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 0। याद रखिएगा कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। यानी कि विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। यानी कि वोल्ट मीटर को जो है वो समानांतर क्रम में लगाया जाता है, याद रखिएगा। और अमीटर यानी कि विद्युत धारा को तो हो जाएगा किस में, तो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। आगे दिया हुआ है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत। याद रखिएगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। अगला दिया हुआ है कि विद्युत फ्यूज यानी कि टीन व सीसा। टीन कितना, तो 63% और सीसा की बात करें तो 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 56। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो 4 गुना होता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 4 गुना होता है तथा इसका वेग जो है वो आधा हो जाता है। वेग कितना हो जाता है, तो वेग आधा हो जाता है। तो वस्तु का संवेग पूछ रहा है, तो वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा, तो वस्तु का संवेग जो है वो दुगुना हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 4 गुना है तथा इसका वेग जो है वो आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग दुगुना होगा। यानी कि माना कि वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा m, तो नया द्रव्यमान कितना होगा, तो 4m हो जाएगा। तो यदि वेग कितना है, तो वेग हो जाएगा v, वेग v हो जाएगा। और तो नया वेग अगर हम पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो v/2 हो जाएगा। ये होएगा दूसरा समीकरण। तो संवेग बराबर हो जाता है mv। तो फॉर्म 1/2 यानी कि नया संवेग हो जाएगा 4m गुने नया वेग की बात करें तो v/2। इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 भी आ जाएगा, यानी कि 2m भी, यानी कि 2 गुने संवेग। तो संवेग यानी कि नया संवेग हो जाएगा 2 गुने प्रारंभिक संवेग, अतः संवेग जो है वो दुगना होगा, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। कौन सा विधि, तो हो जाएगा फ्यूज का उपयोग।
किसका उपयोग करते हैं? तो फ्यूज का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है दिया हुआ कि विद्युत उपकरण को अतिभार के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि फ्यूज का उपयोग है। आगे है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज परिपथ तथा साधित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। किस क्रम में? तो फ्यूज को जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे कि फ्यूज यानी कि तार टीन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार की ताप में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होगी? तो ताप में वृद्धि होगी। इससे फ्यूज का तार जो है वो पिघल जाता है और परिपथ जो है वो टूट जाता है। आगे है कि फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सेलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कॉटरिज में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? तो कॉटरिज में, याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि लघु पतन शॉर्ट सर्किट क्या है? तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, याद रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 58 की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिया हुआ है प्रश्न की बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य बौमे है राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व है। यानी कि बिहार में कितने हो जाएंगे? वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व। तो बिहार में हो जाएंगे कितना? तो वो हो जाएगा 13 हो जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा बिहार में कितने हैं? तो 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, एक हो जाएगा राष्ट्रीय पार्क, एक हो जाएगा आपका कितना क्या? तो राष्ट्रीय पार्क, और एक हो जाएगा आपका टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 एक हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो 13, एक राष्ट्रीय पार्क और एक टाइगर रिजर्व है। आगे है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? तो वह जगह पश्चिमी चंपारण जिले में। आगे दिया हुआ है कि यह बाघ संरक्षण के लिए भी समर्पित है और 898.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आगे है बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य, जैसे गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। एक में है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कहाँ पर है? और तो यह हो जाएगा गया में, गया जिला में हो जाएगा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपको सबसे गर्म या ठंडा जिला अगर पूछ ले तो वह कौन सा जिला हो जाएगा? तो वह जो है गया हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है भीम बांध अभ्यारण्य। तो भीम बांध हो जाएगा कहाँ पर? तो मुंगेर में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, तो कांवर झील हो जाएगा बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार तो दरभंगा में। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य यह हो जाएगा जमुई। नकटी डैम जलाशय पक्षी अभ्यारण्य तो यह जो है दोनों है जमुई में, नागी नकटी तो जमुई हो जाएगा। सलीम अली जुब्बा सहनी बडैला झील पक्षी अभ्यारण्य तो हो जाएगा कहाँ पर? तो यह हो जाएगा वैशाली में। अगला है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पंत हो जाएगा कहाँ पर? तो राजगीर में। रजौला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो नवादा हो जाएगा, और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य तो यह हो जाएगा भागलपुर। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह जो है पश्चिमी चंपारण में है। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? तो कैमूर और रोहतास में हो जाएगा। अगला है प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो इसका उत्तर को चुनना है। सूची 1 है और सूची 2 है, यानी कि भावर मिट्टी, तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। भावर मिट्टी, खादर मिट्टी ये सभी किसको कहते हैं? तो यह हो जाएगा भावर मिट्टी। भावर मिट्टी किसको कहेंगे? तो भावर मिट्टी कहेंगे छिद्रपूर्ण को, छिद्रपूर्ण को कहेंगे, यानी कि 1 का 2। और तराई किसको कहेंगे? तो तराई मिट्टी हो जाएगा वो हो जाएगा घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र, याद रखिएगा। और बांगल की बात करें तो बांगर कौन सा हो जाएगा? तो बांगर हो जाएगा पुराना जलोढ़। और खादर की बात करें तो युवा निक्षेप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे दिया हुआ है कि भावर मिट्टी। भावर मिट्टी क्या है? तो हिमालय की तलहटी में स्थित चट्टानी और छिद्रपूर्ण मिट्टी की एक संकरी पट्टी है। क्या है? तो हिमालय की
तलहट्टी में स्थित चट्टानों और छिद्रपूर्ण मिट्टी की एक संकरी पट्टी है। यह पहाड़ से नदियाँ द्वारा लाए गए मलबे और तलछट के जमाव से बनी है। किससे बनी है? तो यह जो है मलबे और तलछट के जमाव से हो जाएगा। भावर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे का क्षेत्र। भावर किसका क्षेत्र है? तो हो जाएगा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे का क्षेत्र है। भावर में कंकर, गाद और बालू मिलती है। भावर में क्या क्या मिलता है? तो कंकर, गाद और बालू मिलता है। भावर क्षेत्र में खेती नहीं की जा सकती है। भावर क्षेत्र में क्या चीज़ नहीं किया जाता है? तो खेती नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी का निर्माण हिमालय से नदियाँ द्वारा लाए गए अवसाद या तलछटी पदार्थ के एकत्रीकरण एवं अवसादन से होता है। किससे होता है? तो तराई मिट्टी का निर्माण जो है हिमालय से नदियाँ द्वारा लाए गए अवसाद या तलछटी पदार्थ के एकत्रीकरण एवं अवसादन से होता है। यह जो है तराई मिट्टी घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र है। तराई मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है। तराई मिट्टी जो है वो खेती के लिए उपयुक्त होती है और धान, गन्ना, तंबाकू और बाजरा जैसी फसलों की पैदावार को जो है वो बढ़ाती हैं। आगे है कि तराई मिट्टी में साल के ज़्यादातर समय में नमी रहती है और भूजल स्तर भी जो है वो ज़्यादा रहता है। अगला है बांगर, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। और नई की, तो नई का हो जाएगा खादर। बांगर हो जाएगा कि तराई के दक्षिण में, तराई के कहाँ पर? तो दक्षिण में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसे यहाँ पर जो है वो बांगर कहते हैं। अगला है खादर, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई बहाकर मिट्टिया को खादर मिट्टी कहते हैं। यानी कि प्रत्येक साल जो मिट्टी बाढ़ के साथ साथ जो आती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे खादर मिट्टी कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 60 की निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदी है और सहायक नदी। जैसे गोदावरी की सहायक कौन सा नदी हो जाएगा? तो गोदावरी का सहायक हो जाएगा बैनगंगा। कौन सा हो जाएगा? तो बैनगंगा। और गंगा की सहायक की बात करें तो हो जाएगा कोसी। गंगा की सहायक कौन सी नदी है? तो वो हो जाएगा गंगा की सहायक तो कोसी हो जाएगा। उसके बाद है कृष्णा नदी। तो कृष्णा की सहायक कौन सी नदी हो जाएगा? तो कृष्णा का हो जाएगा कोयना और कावेरी की हो जाएगी अमरावती। कोयना बांध कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। आगे दिया हुआ इसका डिस्कस की गोदावरी नदी यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की किसका? तो गोदावरी नदी जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? तो सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1465 किलोमीटर। आगे है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़िया में स्थित त्र्यंबकेश्वर है। कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट की पहाड़िया में स्थित त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे प्रणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, बैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। ये सभी हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदियाँ। आगे है गंगा नदी। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है। गंगा नदी जो है वो किसका सम्मिलित रूप है? तो हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा का, याद रखिएगा, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। कहाँ पर मिलती है? तो वो हो जाएगा देवप्रयाग में, याद रखिएगा। गंगा नदी का मुख्य स्रोत हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ की बात करें तो गंगा की प्रमुख सहायक हो जाएगी रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, यमुना नदी और महानंदा नदी। ये सभी हो जाएगा गंगा की सहायक नदियाँ। आगे है गंगा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। गंगा की सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आगे है फरक्का के बाद। कहाँ? तो फरक्का के बाद जो है गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का के बाद जो है गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर जो है बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पर क्या कहलाती है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसको? तो गंगा को जो है ना बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? तो मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है आपका वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगला है नदी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हो जाएगा कि यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन सा हो जाएगा पहला? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। याद रखिएगा पहला हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर। और दूसरा हो जाएगा कौन सा? तो दूसरा हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कृष्णा। कृष्णा की लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगा 1400 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो 1400 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है कि यहाँ पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में जो है 1400 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा और मालप्रभा, ये सभी हो जाएगा आपका कृष्णा की सहायक नदियाँ। किसका? तो कृष्णा का। आगे है कि कावेरी नदी, यहाँ कर्नाटक के कोडागू जिले। कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक के कोडागू जिले में मैसूर पठार के दक्षिण भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़िया से निकलती है। कावेरी नदी जो है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़िया से निकलती है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा की उपमा किसको प्रदान किया गया है? तो कावेरी नदी को। कावेरी नदी के अफवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, यानी कि कावेरी नदी की अफवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। राइस वॉल ऑफ साउथ इंडिया, कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो हेमावती, लोकापावनी, अर्कवती, भवानी, अमरावती, ये सभी हो जाएगा कावेरी की। कावेरी नदी पर ही हेगेन वकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? तो हेगेन वकल जलप्रपात हो जाएगा कावेरी नदी पर। अगला है प्रश्न संख्या 61 की निम्न में से कौन सा खनिज जो है मोनोजाइट रेत में मिलता है? निम्न में से वह कौन सा खनिज है जो मोनोजाइट रेत में मिलता है? तो वह हो जाएगा थोरियम। कौन सा हो जाएगा? तो थोरियम हो जाएगा। आगे है कि थोरियम खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। अगला है टॉपिक की थोरियम। थोरियम क्या है? तो इसकी प्राप्ति जो है मुख्य है मोनोजाइट बालू निक्षेप से होती है, जिसका निर्माण की बात करें ना तो हो जाएगा कहाँ से? तो कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कहाँ पर? तो कैम्ब्रियन काल में हुआ है और चट्टान के नष्ट होकर जो है वो चूर्ण बन जाने से हुआ है इसका निर्माण। अगला कि यह मोनोजाइट निक्षेप मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है मोनोजाइट निक्षेप? तो वह जगह केरल के तटवर्ती भागों में। अगला है सोना यानी कि गोल्ड। तो सोने की गणना बहुमूल्य धातुओं में की जाती है। सोना की जो गणना है वो बहुमूल्य धातुओं में किया जाता है। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98%, कितना? तो 98% भाग जो है वो केरल, कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से प्राप्त की जाता है। अगला है कुछ प्रमुख सोने की खान एवं संबंधित राज्य। जैसे सोने की खान वह जगह रामगिरी की खान कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा रामगिरी की खान। कोलार तथा हट्टी खान यह हो जाएगा कहाँ पर? तो यह हो जाएगा कर्नाटक में। अगला है कोयला यानी कि यह मुख्यतः जो है ना आपका हाइड्रोकार्बन से निर्मित ठोस संस्तृत शिला है। क्या है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोकार्बन से संश्लित ठोस शिला है, जिससे जो है उष्मा व प्रकाश या दोनों की आपूर्ति हेतु जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला है कार्बन की घटती गुणवत्ता के अनुसार कोयले के प्रमुख प्रकार। कोयला के प्रमुख प्रकार कौन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा एंथ्रासाइट लगभग कितना? तो 80 से 95%। दूसरा हो जाएगा बिटुमिनस 55 से 65% और लिग्नाइट हो जाएगा 45 से 55% और चौथा हो जाएगा 35 से 45%। आगे है कि सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता की कोयला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एंथ्रासाइट। याद रखिएगा अगर सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता की कोयला अगर पूछे तो हो जाएगा एंथ्रासाइट, क्योंकि यह जो है ना आपका कार्बन का इसमें प्रतिशत कितना है? तो 80 से 95% है, याद रखिएगा। इसीलिए जो है यह सबसे गुणवत्ता की कोयला है या एंथ्रासाइट है। अगला है सर्वाधिक निम्न गुणवत्ता की कोयला, यानी कि निम्न गुणवत्ता की कोयला वो हो जाएगा कौन? तो वो हो जाएगा पीट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें जो है कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? तो 35 से 45% के बीच होता है। आगे है कि भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम जो है वो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था, यानी कि
भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयोग की बात करें तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे नदी घाटियाँ की बात करें ना तो कोयले के प्रमुख प्राप्ति हो जाएगा स्थल वह जगह दामोदर नदी घाटी, सोन महान नदी, ब्राह्मणी नदी घाटी और वर्धा गोदावरी इंद्रावती नदी घाटी, ये सभी हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे दिया है कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो आपका वो देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में लिंगनाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है तो तमिलनाडु के मन्नार में होने का अनुमान लगाया गया है। कहाँ पर तो तमिलनाडु में। आगे है कि 2024 के अनुसार कोयला उत्पादक राज्य घटते क्रम में हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। अगला है पेट्रोल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के द्वारा 26 स्थलीय एवं सागरीय तेल संभावी बेसिन का जो है वो पता लगाया गया है। इसके जो है 2019 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें देश में कुल खनिज तेल भंडार जो है वो हो जाएगा 619 मिलियन टन हो जाएगा। आगे है कि देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र असम में है। असम में है कौन सा तो वो जगह डिगबोई, जिसकी स्थापना की बात करें ना तो कब हुआ था तो स्थापना इसका 1901 में हुआ था। कब तो 1901 में। यह हो जाएगा कि डिगबोई में नहरकटिया, हगरीजान, मुरान व कुछ नदी घाटी प्रमुख हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है कि गुजरात तेल क्षेत्र के अंतर्गत खंभात, अंकलेश्वर, नौगांव, कोसांबा, ओलपाद, ढोलका, मेहसाना, कलोल तेल क्षेत्र आते हैं। कहाँ पर तो गुजरात के अंतर्गत है। मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा तो राजस्थान में, याद रखिएगा। मंगला तेल क्षेत्र अगर पूछे तो वह जगह राजस्थान में हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 62। इंग्लिश का प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि करेक्ट पैसिव को चुनना है। दिया हुआ है द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, तो इसका हो जाएगा कि द स्टूडेंट्स आर टच बाय द टीचर, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 63 कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि अर्बन का क्या हो जाएगा तो अर्बन का हो जाएगा रूड हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका होता है अर्बन यानी कि भावार्थ, इसका हो जाएगा क्या तो ये हो जाएगा रूड, यानी कि रूड का हो जाएगा शिष्ट भद्र हो जाएगा। इसका साइनम है रूड यानी कि उदंड, इंडिफरेंट यानी कि उदासीन, सहानुभूतिशीन, रूरल मतलब ग्रामीण, ये सभी होता है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न मैथ का कि दो संख्याएं का योग कितना है तो 28 है। दो संख्याओं का योग जो है आपका वो 28 है और गुणनफल की बात करें तो 187 है। तो वह कौन सा संख्या हो जाएगा तो वह संख्या हो जाएगा 11 और 17। 11 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 28, और 11 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 28। और ठीक उसी तरह जो हम 11 और 17 को गुना करेंगे तो वह निकल के आ जाएगा 187, यानी कि 187 निकल के आ जाएगा। अगला है प्रश्न की एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में जो है 2.1/2 घंटे का समय लगे, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका सॉल्यूशन दिया गया कि चूंकि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 घंटे का समय लेता है, तो हो जाएगा कितना तो 150 किलोमीटर। कितना तय करेगा 3 घंटा में तो 150 किलोमीटर। वहीं पर चूंकि पूछ रहा है कि 2.1/2 घंटे में कार द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार की चाल बराबर हो जाएगा 150 गुने 2/5। 150 गुने 2 बटा कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। तो अभिष्ट चाल में वृद्धि कितना होगा तो 60 में से 50 किलोमीटर घंटा घटा देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा निकल के। अगला है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है।
इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। एक में है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी पिंड से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा हो जाएगा कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर होती है। कैसा होती है, तो बराबर होती है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर कि कथन 2 सत्य है और एक जो है आपका असत्य दिया गया है। नीचे है दिया हुआ कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसा खींची जा सकती है, तो स्पर्श रेखा जो है वो खींची जा सकती है वृत्त पर, यानी कि PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा PA हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका PA और दूसरा हो जाएगा PB हो जाएगा। यही है आपका। और यहाँ पर जो है वृत्त दर्शाया गया है। क्या दर्शाएगा, तो वृत्त। दूसरा है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसा होती है, तो बराबर होती है। आगे है प्रश्न समानांतर श्रेणी का। तो समानांतर श्रेणी 11,7,3 ... के 15वां पद का योग ज्ञात करना है। तो 15वां पद का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा फार्मूला, तो हो जाएगा S बराबर SN/2A + N-1 इंटू D हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दिया है समानांतर श्रेणी का, जहाँ A बराबर हो जाएगा 11। A बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या हो जाएगा आपका 11, सर्व अंतर यानी कि अंतरम यानी कि D से इसको जानेंगे, तो यानी कि 7 में से 11 घटाएंगे तो -4 निकल के आ जाएगा। और समानांतर श्रेणी के 15वां पद का योग जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फार्मूला रखेंगे और बनाएंगे, तो इसका आंसर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा -255 इसका। अगला है प्रश्न संख्या 68 की डैश में SER 20 तथा दबाव को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डैश में SER 20 तथा दबाव को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें, तो हो जाएगा यकृत कोशिकाओं में। कहाँ पर, तो यकृत कोशिकाओं में। यकृत कोशिकाओं में SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 20 तथा दबाव को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। आगे है यकृत कोशिकाएं यकृत के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करती हैं, जैसे विषाक्त पदार्थों का निराविषीकरण, पाचन एंजाइमों का स्राव, रक्त शोधन, प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन संचयन, हार्मोन नियमन आदि, ये सभी करते हैं। अगला है प्रश्न कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए एवं सही विकल्प को जो है वो चुनना है। कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, यानी कि द्रव्य संयोजी उत्तक। द्रव्य संयोजी उत्तक कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा रक्त। द्रव्य संयोजी उत्तक कौन हो जाएगा, तो द्रव्य संयोजी उत्तक हो जाएगा रक्त। उपकला उत्तक कौन है, तो उपकला उत्तक हो जाएगा, वह कौन सा हो जाएगा, उपकला उत्तक, तो वह हो जाएगा त्वचा। उपकला उत्तक हो जाएगा, वह हो जाएगा त्वचा। जोड़ी की सतह की बात करें तो जोड़ी की सतह हो जाएगा उपास्थि, और तंत्रिका उत्तक की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर मिलान किया हुआ है। द्रव्य संयोजी उत्तक हो जाएगा रक्त, उपकला उत्तक त्वचा, जोड़ों की सतह उपास्थि और तंत्रिका उत्तक वह हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। अगला है प्रश्न कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली थी वह कौन सा गैस है। यानी कि आपका जो जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुआ है, यह सिद्ध करने के लिए जो आपका मिलर और यूरो द्वारा जो एक प्रयोग किया गया था, उसमें किस गैस का जो है प्रयोग किया गया था, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का। किसका, तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का प्रयोग किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 72 प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। कितने भागों में, तो 6 बराबर भागों में जो है वो काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी कि समानांतर संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है वो R है, तो R/R का अनुपात का मान कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना, तो 36 निकल के आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि प्रतिरोध R के तार को 6 बराबर भागों में काटने पर तार के एक भाग का प्रतिरोध हो जाएगा, वो हो जाएगा R/6, यानी कि R/6 हो जाएगा, वह भी एक भाग का।
यानी कि प्रश्न से अगर बात करें तो इन टुकड़ों को समानांतर यानी कि पार्श्व क्रम में समायोजित करने पर नया प्रतिरोध बनेगा, वह आर का मान होगा। वह क्या हो जाएगा, यानी कि आर का मान होगा तो 1/r करेंगे, और यह कितने भागों में काटा है तो 6 बराबर भागों में काटा है, तो 1/r/6 प्लस 1/r/6। इसी तरह 6 बार सजाएंगे, यहाँ पर सजाया गया है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार जो है यहाँ पर सजाया गया है। तो 1/r करेंगे तो 6/r प्लस 6/r ये सभी निकल के आ जाएगा, तो 1/r बराबर हो जाएगा 6 को जोड़ेंगे 6 बार, यानी कि 36/r आ जाएगा, यानी कि आंसर निकल के आपका 36 आ जाएगा। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में जो है वो ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो सबसे तेज गति से किस में चलेगी, तो वह जगह स्टील में। किस में चलेगी, तो स्टील में। आगे है ध्वनि यानी कि साउंड। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संचलित होती है। यह ऊर्जा हमारे कान में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। कौन सी ऊर्जा, तो वह जगह ध्वनि ऊर्जा। अगला है ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसा होता है तरंग, तो वह जगह ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसके संचरण के लिए, तो ध्वनि तरंग के। ये सभी माध्यम जैसे ठोस, द्रव्य एवं गैस में संचरण कर सकती है। ध्वनि जो है आपका ठोस, द्रव्य, गैस ये सभी में जो है वो गमन कर सकती है, लेकिन निर्वात में जो है इसका संचरण नहीं कर पाती है क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है। अगला है ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर, जैसे अवश्रव्य तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक वेव। इसका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले तरंग अवश्रव्य तरंग होते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले तरंग कैसा होते हैं, तो अवश्रव्य तरंग होते हैं। इन्हें जो है मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। कौन सा तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो अवश्रव्य तरंग को। आगे है राइनोसिरस यानी कि गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करते हैं, तो व्हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ जो है वो उत्पन्न करते हैं। आगे है भूकंप। मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि जो है वो उत्पन्न करते हैं। अगला है ध्वनि तरंगे यानी कि ध्वनि तरंगे हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य तरंग किसे कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को जो है श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को जो है मनुष्य सुन सकता है। कौन सा तरंग को, तो श्रव्य तरंग को। अगला है पराश्रव्य तरंग यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितना, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है। पराश्रव्य ध्वनि का तरंगे का जो है वो मनुष्य के द्वारा जो है वो नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसको जो है सुन सकते हैं। किसको, तो पराश्रव्य तरंग को। आगे है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किसके निर्माण में करते हैं, तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, तो वह जगह पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखाने की चिमनियों से कारिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, ये सभी का उपयोग जो हो जाएगा तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग हो जाएगा। आगे है ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल वह जगह कितना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 260 मीटर प्रति सेकेंड, और वायु में हो जाएगा वायु का 332 मीटर प्रति सेकेंड। भाप का हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर तो 405 मीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल का हो जाएगा 1213 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन का हो जाएगा 1269 मीटर प्रति सेकेंड। पारा का हो जाएगा 1450 मीटर प्रति सेकेंड। जल का हो जाएगा 1483 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल का हो जाएगा 1533 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा की बात करें तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम का हो जाएगा 6420 मीटर प्रति सेकेंड।
आगे है ध्वनि की चाल, विभिन्न भौतिक राशियाँ का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव हो जाएगा कि ताप का प्रभाव, यानी कि किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। आगे है दाब का प्रभाव। तो ध्वनि की चाल, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ध्वनि की चाल पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है घनत्व का प्रभाव। घनत्व अधिक होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। घनत्व अधिक होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा और घनत्व कम होने पर ध्वनि का वेग जो है वो कम होगा। अगला है आर्द्रता पर प्रभाव। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? तो आर्द्रता को हम बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा? तो वह बढ़ जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 74 कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो वह नदी हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन सा नदी? तो गोदावरी नदी। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। यह नदी भारत की दूसरी एवं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस लंबी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है और गोदावरी नदी के डेल्टा में जो है कोरिंगा मैंग्रोव वन है। कौन सा? तो कोरिंगा मैंग्रोव वन है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। आगे है गोदावरी नदी के डेल्टा में कई तरह की मछलियाँ और क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं। अगला नदी है तुंगभद्रा नदी। यह नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। तुंगभद्रा नदी जो है वो आपका दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? तो कृष्णा नदी में। आगे है कि रामायण में तुंगभद्रा नदी को किसको? तो रामायण में जो है ना तुंगभद्रा नदी को वह पंपा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? तो पंपा के नाम से तुंगभद्रा को जाना जाता है। कहाँ पर? तो रामायण में जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला है तुंगभद्रा नदी का जन्म तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलन से हुआ है। किसका? तो तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलन से हुआ है तुंगभद्रा नदी का निर्माण। अगला है प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 है वन्य जीव अभ्यारण्य और कॉलम 2 है राज्य। जैसे कोयना बांध कहाँ पर हो जाएगा? या कोयना जीव अभ्यारण्य तो हो जाएगा कोयना, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो जाएगा? कोयना, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा कोयना। और इतूर नगरम हो जाएगा तेलंगाना में। इतूर नगरम हो जाएगा तेलंगाना में। सरिस्का की बात करें तो सरिस्का हो जाएगा राजस्थान। सरिस्का कहाँ पर हो जाएगा? तो राजस्थान में। चंद्रप्रभा हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य। जैसे कोयना तो महाराष्ट्र, इतूर नगरम तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश है। आगे है कुछ राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। जैसे केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मणिपुर में। अगला है लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो हो जाएगा लाओ खोआ असम में। ग्रेट इंडियन बर्ड्स अभ्यारण्य महाराष्ट्र। सबरीमाला तो केरल। सबरीमाला कहाँ हो जाएगा? तो केरल में। जलदापारा पश्चिम बंगाल। वन विहार मध्य प्रदेश। रेगिस्तान तो हो जाएगा राजस्थान में। और गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, यह हो जाएगा बिहार में। बिहार में अगर पूछे गोगाबिल कहाँ है तो कटिहार में है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत में वर्ष 1972 में, कब? तो भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? तो 1972 में, जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किसी प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के रूप में किया जाता है, अर्थात ये हैबिटेट ओरिएंटेड होते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा तो लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है, जिसका नाम जो है वो हेमिस हाई है। हेमिस हाई कहाँ पर हो जाएगा? तो हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट कहा जाने लगा। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा क्या है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है प्रश्न कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में। कब? तो 1968 में लगाया गया था। उस समय
बिहार के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो नित्यानंद कानूनगो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो नित्यानंद कानूनगो। और मुख्यमंत्री की बात करें तो भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे, भोला पासवान शास्त्री। आगे है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक जारी रहा। आगे है बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो, जो कि छठे थे। और जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और डॉक्टर जाकिर हुसैन वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। आगे है कि यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाए जहां सरकार संविधान के अनुरूप शासन नहीं चला पाए, तो उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला है बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है अभी तक 8 बार लगाया गया है। कितने बार? तो 8 बार लगाया गया है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में, कब? तो 2005 में लगाया गया था। और इस समय जो है राज्यपाल बुट्टा सिंह थे। कौन? तो बुट्टा सिंह। एवं मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी थी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो राबड़ी देवी हो जाएंगी। और वर्तमान में बिहार में 2025 का जो बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे वो हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। कौन हो जाएंगे? तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल। ये सारे प्रश्न जो है आपका पीडीएफ के साथ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जो है आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 77। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें को आरक्षित किया गया है? तो 2 सीटें हो जाएगा। कितने सीटें? तो 2 सीटें हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 78 की डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे। कौन? लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो वह जगह सामंत यानी कि नाइट। सामंत लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार जो है मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। आगे है कि सामंत यानी कि नाइट लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग जिसे फीफ कहा गया दिया और इसकी जो है रक्षा का वचन दिया। आगे है कि फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या इससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और इसके परिवार के लिए एक पवन चक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त इसके परिवार के लिए खर्च, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। अगला है सामंती मैनर। सामंती मैनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में इसकी तरफ से लड़ने का जो है वचन देता था। आगे है कि अपनी सैन्य योग्यता को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय वाडू बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों को रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर इसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। आगे है प्रश्न संख्या 79। पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पीलीबंगा या कालीबंगा ये हो जाएगा राजस्थान में। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल हो जाएगा गुजरात में। अगला है कि यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? तो पीलीबंगा। इस स्थल पर व्यापक पुरातात्विक खुदाई हुई है जिससे महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ जैसे मिट्टी के बर्तन, उपकरण और अन्य अवशेष मिले हैं। कहाँ से? तो पीलीबंगा से। अगला है प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा दिल्ली में। याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह वो जगह दिल्ली में स्थित है।
आगे है दिया हुआ इसका डिस्कर्स की शेख निजामुद्दीन औलिया 1238 से लेकर के 1325 ईस्वी की तक इसकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। ये चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। कौन? तो शेख निजामुद्दीन औलिया सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में एक थे। कौन? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्हें हजरत निजामुद्दीन और महबूब ए इलाही यानी कि ईश्वर का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ प्रसिद्ध शिष्यों में शेख नसीरुद्दीन, चिराग, देहलवी, अमीर खुसरो जैसे कवि शामिल हैं। आगे है निजामुद्दीन औलिया का संबंध गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे नहीं थे। किससे अच्छे नहीं थे? तो गयासुद्दीन तुगलक से। आगे दिया हुआ है निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 3 अप्रैल 1325 को। कब? तो 3 अप्रैल 1325 को हुई थी। तुगलक वंश के मुहम्मद बिन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का जो है निर्माण करवाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो MBT यानी कि मुहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न है इसरो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है वह किस शहर में स्थित है? तो वह जगह बेंगलुरु में। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र वह जगह बेंगलुरु में स्थित है। इस अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन की बात करें तो 30 जनवरी 2019 को। कब? तो 30 जनवरी 2019 को इसरो के मुख्यालय परिसर में किया गया। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। आगे है कुछ महत्वपूर्ण संस्थान अंतरिक्ष एवं स्थान, जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में है। और इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। याद रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में, और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र तो हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में। सार केंद्र हो जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र यह हो जाएगा तिरुवनंतपुरम व बेंगलुरु में। आगे है इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, यह जो हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला है इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई, यह हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल में। 8वां है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, यह हो जाएगा देहरादून तेलंगाना में। कहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी? तो देहरादून तेलंगाना में। अगला है 9वां भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, तो सुदूर हो जाएगा देहरादून उत्तराखंड में। आगे है दिया हुआ कि इसरो की वाणिज्य शाखा का नाम एंटीट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ACL और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? इनमें से कौन है जो वह मिश्रण है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह जाएगा वायु। वायु क्या है? तो वायु हो जाएगा मिश्रण। याद रखिएगा वायु मिश्रण है। अगला है मिश्रण क्या है? तो 2 या 2 से अधिक तत्व का यौगिक को किसी को अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संघटकों का रासायनिक गुण जो है वो परिवर्तित नहीं हो, इसे क्या कहेंगे? तो इसे मिश्रण कहेंगे। आगे है मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यह हो जाएगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले हुए हो कि पूरा मिश्रण जो है समरूप हो, उसे क्या कहेंगे? तो समांगी मिश्रण कहेंगे। यानी कि समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं, याद रखिएगा। समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा जल में चीनी का विलयन, हवा इत्यादि, ये सभी हो जाएगा समांगी मिश्रण का उदाहरण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें इसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिले नहीं रहते, अर्थात जिस मिश्रण में पदार्थों के गुण का एक समान न हो, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे यह हो जाएगा जल और तेल का मिश्रण, जल में बालू का घोल, नमक और चीनी का मिश्रण, ये सभी हो जाएगा आपका विषमांगी मिश्रण। अगला है यौगिक। यौगिक क्या है? तो यौगिक हो जाएगा यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, CH3, ये सभी हो जाएगा आपका यौगिक। अगला है मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। दिया हुआ है कि मिश्रण हो जाएगा कि मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरा है कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। और तीसरा हो जाएगा मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। चौथा हो जाएगा घटकों को भौतिक विधियां द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। अगला है यौगिक
तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थों का गुणधर्म जो है वो पूरी तरह से भिन्न होते हैं। संघटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 83 कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। तो वह जगह कौन सा, तो वह जगह KAlZnCu, ये सभी हो जाएगा आपका अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण। आगे दिया है सक्रियता श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। यहाँ पर दिया हुआ है के, यानी कि के किसका संकेत होता है, तो पोटेशियम का Na, सोडियम का Ca, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, एल्युमिनियम का Al, Zn, जिंक का Fe, आयरन का, ये सभी हो जाएगा आपका। आगे है मैथ का प्रश्न कि यदि ax² + bx + c = 0 तो एक द्विघात समीकरण है, तो a का मान नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो 0, याद रखिएगा। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर। अगला है प्रश्न मैथ का कि राम 10,000 का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है। उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि का जो है वो ब्याज के रूप में लौटानी होगी, तो वह कितना लौटाना होगा, तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर निकल के आएगा 750। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है कि मूलधन हो जाएगा आपका कितना दिया है, तो 10,000, दर की बात करें तो 7.5% और समय जो है आपका 1 वर्ष का है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है, इसका फॉर्मूला है। तो साधारण ब्याज निकालना है तो निकल के आएगा, यहाँ पर मूलधन ले लेंगे 10,000, समय आ जाएगा आपका 1 वर्ष, दर है 7.5 बट्टा 100, इसको काटेंगे, काट पीट के आंसर निकल के आ जाएगा आपका 750। अगला है मैथ का प्रश्न कि यदि tan a = 1/2 है तो cos a का मान कितना होगा, तो cos a का मान आ जाएगा 2/√5। अगला है प्रश्न संख्या 87, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था मिराबियो और आवेसिये के द्वारा, मिराबियो और आवेसिये के द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज विशेषाधिकार एवं विशेषाधिकार कारविहीन वर्ग में बांटा हुआ था, जिसे निम्न पिरामिड से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पिरामिड बनाया गया है, प्रथम में आ जाएगा स्टेट पादरी, द्वितीय में आ जाएगा कुलीन वर्ग, सामंत, बड़े प्रशासनिक अधिकारी, और तृतीय स्टेट में आ जाएगा आपका साधारण वर्ग, यानी कि साधारण वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, साहित्यकार, किसान, मजदूर, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ, तो यह हो जाएगा पुडलिंग प्रक्रिया से। किससे, तो पुडलिंग प्रक्रिया से। हेनरी कोट ब्रिटेन के पुडलिंग प्रक्रिया से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना जो है वो संभव हुआ। हेनरी कोट ने 1784 में कच्चे लोहे को गढ़ा लोहे में बदलने के लिए पुडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया था। याद रखिएगा कि हेनरी कोट ने 1784 में, कब, तो 1784 में कच्चे लोहे को गढ़ा लोहा में बदलने के लिए पुडलिंग प्रक्रिया का जो है आविष्कार किया था। पुडलिंग प्रक्रिया बड़े पैमाने पर गुणवत्ता युक्त लोहे का उत्पादन करने की पहली विधि थी। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण पदार्थ की उपस्थिति में कोयले से चलने वाली भट्ठी में पिघले हुए कच्चे लोहे को हिलाया जाता है। परिचालित हवा में लोहे से कार्बन हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है गाढ़ा लोहा जो है वह तैयार हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 89, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट तो देखने को मिलने वाला है। प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन, किसका विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। किसके समय अगर पूछे तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और 1905 में जो विभाजन हुआ था उस दिवस के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया था। वह कौन सा दिवस था, तो वह जगह राखी दिवस। कौन सा दिवस हो जाएगा, तो राखी दिवस हो जाएगा।
आगे है इसका डिस्कर्स की बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई तथा यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा अगर पूछे कब हुआ था तो 20 जुलाई 1905 को, और यह लागू कब से हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस विभाजन का पहला सामूहिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन 7 अगस्त 1905 को कब हुआ था तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। इस दिन को जो है शोक दिवस एवं उपवास दिवस भी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, तो वह बना था 1936 में। 1936 में जो है वो बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। आगे दिया हुआ है कि श्री सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ हुआ। कब से तो 1894 से। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को कब तो दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को आयोजित शाही दक्कन में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को मिलाकर बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के गठन की अनुमति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो है की गई। इस घोषणा के अनुसार 22 मार्च 1912 को कब तो 22 मार्च 1912 को नए प्रांत बिहार का गठन हुआ जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। वर्ष 1936 में उड़ीसा को पृथक कर शेष क्षेत्र को जो है मिलाकर बिहार राज्य का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को जो है सर जेम्स शिफ्टन, किसने तो सर जेम्स शिफ्टन को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसको बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया तो जेम्स शिफ्टन को कब तो 1936 में। अगला है प्रश्न, जल के अणु में बंध की प्रकृति होती है। जल में कौन सा बंध होता है तो हाइड्रोजन बंध। याद रखिएगा जल के अणु में हाइड्रोजन बंध की प्रकृति होती है। आगे है हाइड्रोजन बंध है किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसी वैद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य आकर्षण बल के कारण बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जब हाइड्रोजन बंध 2 या अधिक अणुओं के साथ मध्य बनाता है तो इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे हो जाएगा H2O, HF, NH3, H2O2, C2H5OH आदि। आगे है जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बंधता है तो इसे अंतरा यानी कि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे प्रोटीन, DNA, RNA। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थित वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। आगे है दिया हुआ सहसंयोजी अबंध है। यह समान या असमान तत्व के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। जिन यौगिका में यह बंध उपस्थित होता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आगे है सहसंयोजक बंध बनाने वाले प्रत्येक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अष्टक प्राप्त किया जाता है। आगे है उपसहसंयोजी अबंध। जब परमाणुओं के मध्य साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणुओं के द्वारा प्राप्त हो तो ऐसे बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा आपका, अमोनिया, ब्रोमाइड, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी हो जाएगा आपका क्या तो उपसहसंयोजी अबंध का उदाहरण हो जाएगा। आगे है आयनिक बंध। जैसे जब बांध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा होता है, जब बंध का जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे तो आयनिक बंध कहेंगे। क्या कहेंगे तो आयनिक बंध कहेंगे, याद रखिए। यानी कि Na+Cl बराबर हो जाएगा NaCl। अगला है आयनिक बंध में आयन आपस में मजबूत वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें अलग करने के लिए अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आयनिक बंध के कथनांक एवं गलनांक जो है वो उच्च होते हैं। कैसा होता है तो उच्च होते हैं। अगला है प्रश्न, C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयवों की संख्या क्या होगी, तो वह हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। आगे दिया हुआ है समयावता। वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक ही होते हैं किंतु जिनके अणुओं में जो है परमाणु की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती हैं तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं और ऐसी घटना को समावयवता कहलाता है।
आगे है एग्जाम्पल इसका नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों आणविक सूत्र, इसका हो जाएगा C4H10। अगला है समव्यवता का वर्गीकरण दो प्रमुख वर्ग में किया गया है, कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा संरचनात्मक समव्यवता और दूसरा हो जाएगा त्रिबीय समव्यवता। संरचनात्मक समव्यवता हो जाएगा कार्बनिक यौगिक की संरचना में अंतर होने के कारण संरचनात्मक समव्यवता की घटना पाई जाती है। त्रिविमीय समव्यवता हो जाएगा कार्बनिक यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं एवं मूलकों के अंतरिक्ष में विन्यास की भिन्नता के कारण त्रिविमीय समव्यवता की घटना पाई जाती है। अगला है प्रश्न अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण हो जाएगा द्विआवेशित हीलियम आयन। अल्फा कण हो जाएगा द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा। आगे है गामा किरण के गुण। गामा किरण का गुण हो जाएगा गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये किरणें प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बिना अवशोषित हुए लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटी चादर के अंदर पार निकल सकती है। कौन? तो गामा किरण। गामा किरणें की उत्पत्ति एक नाभिकीय गुण है। ये किरणें धातु पृष्ठ पर आपतित होकर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। कौन सा? तो गामा किरणें। अगला है बीटा किरण के गुण। यह किरणें प्रायः ऋणावेशित कण से मिलकर बनती हैं। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेटों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। बीटा किरणें तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन और कमी पॉजिट्रॉन के प्रवाह है। बीटा किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। अगला है प्रश्न की वह फील्ड की तालिका यानी कि टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती हैं, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी की। अगला है प्रश्न की कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो मदरबोर्ड। कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। अगला है प्रश्न संख्या 96 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो वह जगह अवर्गीकृत वन, यह जो है आपका भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। बाकी बचा 3 संरक्षित वन, आरक्षित वन और राज्य वन, यह तीनों प्रशासनिक वन है, याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय वन नीति 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार भारतीय वनों को जो है 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? तो 4 भागों में। पहला है संरक्षित वन, यह हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के हेतु संरक्षित वन बनाया गया है। और दूसरा है राष्ट्रीय वन, ऐसे वन जिसका उपयोग जो है आर्थिक गतिविधियों में किया जा सके। तीसरा हो जाएगा ग्राम वन या राज्य वन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जरूरत की पूर्ति करने वाला वन ग्राम वन या राज्य वन कहलाएगा। चौथा है वृक्ष भूमि, यानी कि इन्हें वनों के बाहर वृक्षों या टॉफ कहा जाता है। अगला है प्रश्न की भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा रैमपेज। क्या हो जाएगा नाम? तो रैमपेज हो जाएगा। रैमपेज एक लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज और इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम्स के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। आगे है कि कामिकेज मानव रहित विमान है, इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। आत्मघाती ड्रोन किसको कहा जाता है? तो कामिकेज मानव रहित विमान को। इसका निर्माण की बात करें तो अमेरिका के द्वारा किया गया है और यह जो है आपका क्या है? तो आत्मघाती ड्रोन है, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को इस ड्रोन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल हेतु दिया है। अगला है प्रश्न संख्या 98 द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गोटबाया राजपक्षे हो जाएंगे। आगे है अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के लेखक हो जाएंगे PS श्रीधरन पिल्लई। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। और नीरज चोपड़ा का हो जाएगा नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, ये हो जाएगा नोरिस प्रीतम का लेखक, ये हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 99 कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है शशि थरूर को। किसको किया गया है? तो शशि थरूर को किया गया सम्मानित।
आगे दिया हुआ प्रख्यात लेखक और राजनयिकी से राजनेता बने शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन द ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। शशि केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद है। आगे है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित जो है किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्फो 2024 से सम्मानित किया गया है। और आज का लास्ट है प्रश्न संख्या 100 कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। तो वह जगह नाग जो है आपका एंटी टैंक मिसाइल है। आगे है कि इस मिसाइल को यानी कि नाग को जो है ना दागो और भूल जाओ या लॉन्च के बाद लॉक हो जाओ भी कहा जाता है। इसका डिजाइन जो है वो DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है एवं निर्माण जो है ना यह भारत डायमेकिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस मिसाइल का विकास 1988 में APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नेतृत्व में जो है वो किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो 1988 में अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। आगे है निर्भय मिसाइल एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। T-90 की बात करें तो यह जगह तीसरी पीढ़ी का रूसी मुख्य है और युद्धक टैंक है। इसे भारत के सेना में जो है शामिल किया गया है। S-400 एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है जो बैलिस्टिक्स और क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमानों और मानव रहित हवाई वाहनों को रोक सकने हेतु जो है इसका बनाया गया है। इसके कई श्रेणी है, जैसे कि मान लीजिए कि जिसकी मारक क्षमता जो है ना वो अलग अलग टुकड़ों में किया जाता है। जैसे S-400, S-300, S-200 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके इस वीडियो का जो है आपका PDF वहाँ से जो है आप लोग पा सकते हैं।